जी बेटा, कल की बात अगर हम कल से शुरू करें तो हमने डिस्कशन ये की थी बेटा कि हमारी जो है वो जो स्टार्ट हुए थे, जाइगोटीन तक हम पहुंचे थे। और जो जाइगोटीन है उसमें हमने ये कहा था कि जाइगोटीन में डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स की पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, ये हमने बात की थी। ये एक मिनट ज़रा शीट खोल जाए, फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, हमने कहा था डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स जो हैं वो पेयर अप कर चुके हैं। ठीक है, ये जाइगोटीन है, ये सेल की सूरत हाल है इस वक्त। और उसके बाद जो है वो ये होमोलॉग्स, ठीक है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का आइडिया हमने लिया था। इनके आपस में ये वाले जो हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो होमोलॉग के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ये वाले होंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला। फिर हमने कहा था कि इस तरह से इनकी पेयरिंग होगी और ज्वाइनिंग पॉइंट की वजह से हम इनको या बाइवेलेंट कहेंगे, और क्रोमेटिड्स 4 होंगे तो उसकी वजह से हम इनको टेट्राड कहेंगे। फिर मैंने आपको ये आइडिया देने की कोशिश की थी नेक्स्ट में इसमें कि ये जो एक तरफ से एक सेट के डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स आ रहे हैं, दूसरी दूसरी साइड से दूसरे सेट के डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक सेट के होमोलॉग्स एक साइड से आ रहे हैं और दूसरे सेट के होमोलॉग्स दूसरी साइड से आ रहे हैं, तो मेटाफेज प्लेट या जो प्लेट है दरमियान में, या जो दरमियान है न्यूक्लियस का, उस पर टोटल कितने क्रोमोसोम अरेंज होंगे, या यूं कह लें कि टोटल कितने बाइवेलेंट अरेंज होंगे। दरमियान में टोटल 23 बाइवेलेंट अरेंज होंगे। ठीक है, यहां पे जो अल्टीमेटली जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं अगर ये डायग्राम जो है इसको लेकर आता हूं, ये जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपका जो ये है, देखिए यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि यहां पर टोटल 23 होंगे दरमियान में, इस जगह पर ये 23 बाईवेलेंट होंगे जो कि यहां पर अरेंज होंगे। ठीक है, 23 बाईवेलेंट। और बाईवेलेंट का मतलब होता है कि डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स अपने जो है वो एक एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को पेयर कर चुके हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों के बुक में एक्सप्रेस्ड भी नहीं है। वो क्या है, वो ये है कि यहां पर अभी इन लोगों ने जो बताया हुआ है वो ये है कि एक एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पेयर कर रहा है, जिस तरह की हमने कल एक्सप्रेशन लिया था। जैसे ये है ना, एक एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहना गलत है। बेसिकली होता है कुछ यूं है कि पहले एक साइड से पेयरिंग शुरू होती है और उसके बाद ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं ये भी पेयरिंग कर लेते हैं। मतलब दोनों साइड के जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ पेयरिंग करेंगे। ठीक है, मतलब आप इसको यूं कह लीजिए कि अगर एक आपके पास ये क्रोमोसोम मौजूद है, एक डुप्लीकेटेड होमोलॉग ये है, दूसरा डुप्लीकेटेड होमोलॉग जो है वो ये है, तो इसके ये जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके साथ पेयर करेंगे, ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और इसका मतलब ये नहीं है कि साथ वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पेयर नहीं करेंगे, ये भी पेयरिंग करेंगे, ये भी पेयरिंग करेंगे। सो ये जो पेयरिंग हो रही है ना, ये पूरे क्रोमोसोम की हो रही है, ना कि एक साइड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की हो रही है। पूरे क्रोमोसोम की, पूरे डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स की के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो है ये पेयरिंग चल रही है। ये जो है वो बात समझने वाली है, क्योंकि आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसके बाद अब होना है फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना सारे क्रोमोसोम में होता है, आधे क्रोमोसोम में नहीं होगा। अगर आप कहें ना कि क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना सिर्फ इतने क्रोमोसोम में हो रहा है, ये गलत है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। पूरे क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होना है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो फेसिंग पे हैं ये भी करेंगे पेयरिंग, और जो एक दूसरे से अवे हैं ये भी फेसिंग करेंगे। इसकी आप मिसाल यूं ले लीजिए, मैं आप लोगों को आमतौर पे बाय हैंड समझाया करता हूं ये, कि अगर ये जो हैं वो दो डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स हैं, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में ये पेयरिंग करते हैं, तो ये भी पेयरिंग करेंगे। यानी ऐसे नहीं होगा कि बस ये आपस में पेयरिंग करके फ्री हो जाएंगे। नो, रॉन्ग, गलत। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों के दोनों पेयरिंग करेंगे, और फिर जो है वो क्रॉसिंग ओवर उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फेज है बेटा
वो समझने में आसान है, लेकिन उसकी डायग्रामेटिक जो डिपिक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल है। ये जो नेक्स्ट फेज है इसको आप कहते हैं पैकेटीन। जो पैकेटीन का फिनोमिना है उसके अंदर अभी भी आपका जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, या इसको मैं जो है वो ऐसे कर लेता हूं, अंदर से हम क्रोमोसोम्स को मिटा लेते हैं, इसके जो है वो क्रोमोसोम मिटा लेते हैं। ये अब यहां पर देखिएगा बेटा कि जो ये जो बने हुए ना क्रोमोसोम, इन्होंने आपस में जो है वो पेयरिंग कर ली, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद एक क्रोमोसोम ऐसे है, दूसरा क्रोमोसोम मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर बनाऊंगा। उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी पेयरिंग सिर्फ एक की नहीं होती बल्कि दोनों की होती है। तो मैं एग्जैक्टली उसके ऊपर इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि ये जो क्रोमोसोम है इनके दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो पेयरिंग करते हैं। जैसे ये है तो उसका ऐसे, इसके ऊपर मैं दूसरा बनाऊंगा, दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में जो है वो पेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दोनों क्रोमेटिड्स आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, इनका जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है ना, ये मैं अब आप लोगों को सेपरेटली बताऊंगा। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है। इस जगह पर मियोसिस का वो फिनोमिना होता है जो जिसकी वजह से मियोसिस जो है वो वैरायटी लेकर आती है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि थ्रू आउट राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ टिल नाउ जो वेरिएशन आई है वो इस फिनोमिना की वजह से बहुत ज्यादा आई है। और ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जिसमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ऐसे क्रोमेटिड्स जिनके जीन्स सेम हैं, ठीक है, क्योंकि ये होमोलॉग्स हैं, ऑब्वियसली जीन्स इनके ऑलमोस्ट सेम हैं, ठीक है। अब यहां पर ना थोड़ी सी बात समझिएगा, अगर मैं इस एक आर्म को आपको मैग्नीफाई करके दिखा तो ये एक आर्म, ये वाला, सिर्फ ये, इसको मैंने ब्लैक किया, ये ठीक है, इसके ऊपर है जीन ए, जीन बी, जीन सी, डी, ई। तो इसके ऑपोजिट एग्जैक्टली वही जीन्स आएंगे जो दूसरे होमोलॉग में होंगे, यानी एक होमोलॉग उन्हीं जगहों पर आकर पेयरिंग करेगा जिन जगहों पर दोनों के जीन्स सेम होंगे, ठीक है। फर्क कहां पर आएगा वो इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो इनकी पेयरिंग होगी ना, इन दोनों की जो आपस में पेयरिंग होगी उसमें ए के सामने ए आना चाहिए, बी के सामने बी आना चाहिए, सी के सामने सी, डी के सामने डी, ई के सामने ई, तब जाकर इनकी पेयरिंग होगी। और जब इनकी पेयरिंग होगी तो उसके बाद दे विल एक्सचेंज सेगमेंट्स, यानी एक दफा तो पेयरिंग हो गई ना, पेयरिंग हमने कहा कि बिल्कुल सेम जीन्स आमने सामने आके पेयरिंग करेंगे। ये किसमें हुआ था? ये पिछले वाले फेज में हुआ था जिसको आपने क्या नाम दिया था? जाइगोटीन का नाम दिया था। पेयरिंग उसमें होगी और पेयरिंग इस तरह से होगी कि सारे जीन्स सेम टू सेम जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ आकर जुड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा। जब क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा तो उसके बाद आप देखिए कुछ इस तरह से क्रोमोसोम दिखेंगे। ये देखिएगा, मैं आप लोगों को एक ही आर्म का दिखाऊंगा, दूसरे आर्म का बनाना मेरे लिए फिलहाल जो है वो टाइम ज्यादा लगेगा। ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ठीक है, ये देखिए। और दूसरा क्रोमोसोम किस कलर का है? दूसरा क्रोमोसोम बेटा हमने ऑरेंज कलर में बनाया है। तो जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा ना, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा तो फिर ब्लू वाले का कुछ सेगमेंट चला जाएगा ऑरेंज वाले के पास और ऑरेंज वाले का कुछ सेगमेंट चला जाएगा ब्लू वाले के पास, यानी इन्होंने अपना पूरा सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया। ये जो सेगमेंट है, ये जो प्रोसेस है, इसमें इसको आप कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसकी वजह से एक चाइल्ड जो है उसमें अपने फोर्थ ग्रैंड पेरेंट के जीन्स भी आ सकते हैं, जिसको आप उर्दू में पता नहीं कौन सा दादा कहते हैं, मतलब परदादा और उसके ऊपर जितने भी दादा होते हैं, इस एक फिनोमिना की वजह से, क्योंकि इतनी वाइड होती है। आप देखें, आपके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर भी आ सकता है जिसके बारे में आप ये कहें कि ना तो ये आपके मदर फादर में है, ना आपके बहन भाइयों में है, या कम से कम आपके मामू वगैरह में वो कैरेक्टर आपको उस तरह शो नहीं हो रहा, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा आ गया आपके अंदर। अब वो क्या है?
वो ऐसा हो सकता है कि वो दादा परदादा या उनके भी फादर का वो जीन हो, और वो किस वजह से हुआ है। आप देखिए, जरा एक लम्हे को अपने ज़हनों में दौड़ाइए कि अल्टीमेटली क्या होना है। अल्टीमेटली जिस तरह माइटोसिस में होना था बेटा, इन चारों क्रोमेटिड्स जो बाइवेलेंट के क्रोमेटिड्स है ना, इन चारों ने अलहदा हो जाना। ये चार हमने बनाए हैं ना, इन चारों ने अल्टीमेटली अलहदा हो जाना है। तो आप देखिए, जब इन चारों में क्या हुई है, इन चारों में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ हुआ है। चारों अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर चुके हैं। ये वाला जो है ये इसके साथ कर चुका है, ये इसके साथ कर चुका है। चारों के सेगमेंट्स चेंज है। वो जो चारों के सेगमेंट्स चेंज हैं, अब वो किसमें जाएगा? एक टाइम पे 200 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। अब वो जो चारों के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं, एक सेल से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। वो चारों आपस में सेम नहीं होते। आपको पता है 200 मिलियन स्पर्म्स जब बनते हैं तो कोई भी दो स्पर्म्स जेनेटिक मटेरियल में एक दूसरे से सेम नहीं होते, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इस फिनोमिना की वजह से कोई से भी दो स्पर्म्स एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते। और वो वजह क्या है कि कोई पता नहीं कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को ये वाला सेगमेंट एक्सचेंज होता दिखाया है ना। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई पता नहीं कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए और कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज होकर वापस आ जाए, मतलब एक्सचेंज हो और दोबारा अपने लोकेशन पे वापस आ जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि असल में जब ये आपस में क्रॉसओवर करेंगे और अपने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे तो एक ह्यूज टाइप ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस होगी। ये जो वेरिएशन है इसकी वजह से किसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाए कुछ नहीं पता होता। 200 मिलियन स्पर्म्स मैंने आपको बताया, 200 मिलियन स्पर्म्स में कोई से दो आपस में सिमिलर नहीं होते जेनेटिकली, और वो यही वजह। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब जो फेज आया है वो है पैकेटीन का, और इसके अंदर वो क्या कहता है कि ये देखिए, ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड्स विच रैप अराउंड ईच अदर। एक दूसरे के गिर्द जो है वो रैप होते हैं। एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यू टू कियास्मेटा फॉर्मेशन। अब ये कियास्मेटा क्या है बेटा? कियास्मेटा वो प्रोटीन होती है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, एक प्रोटीन के दरमियान में बनती है। अगर मैं इसको जो है वो मजीद थोड़ा सा एक साइड पे मैग्नीफाई करता हूं, असल में एक्सचेंज के लिए ना इनके दरमियान में एक प्रोटीन बनती है। इसको इस तरह से जरा थोड़ा सा लार्ज करके बना लेते हैं। एक्सचेंज के लिए इनके दरमियान में एक अदद प्रोटीन बनती है जिसको आप जो है वो कियास्मेटा कहते हैं। ये जो प्रोटीन होती है ना, ये जिगजैग फॉर्मेशन में होती है ऐसे। ये कियास्मेटा होती है और इसके इर्द गिर्द जो है वो जीन लिपट जाता है और एक तरफ का जीन दूसरी तरफ के जीन से एक्सचेंज हो जाता है। तो ये जो जिगजैग प्रोटीन बनती है जो इन दोनों को पॉसिबल बनाती है, उसको कियास्मेटा कहते हैं। अब ये देखिए, पैकेटीन में लास्ट फॉर डेज, वीक और इवन ईयर, वेयर एज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन कैन लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स। जो पैकेटीन होता है ना, ये दिन, हफ्ते और महीने, साल, ये होता रहता है। मतलब यूं कह लीजिए कि जो पैकेटीन है उसमें अरसा लग सकता है। अब जरा मेरे सवाल को गौर से सुनकर जवाब दीजिएगा। फीमेल एग्स आफ्टर बर्थ ऑफ फीमेल किस फेज में ट्रैप होते हैं? हाँ जी सर, प्रोफेज 1। शाबाश, प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में वो किस, प्रोफेज 1 के कितने फेजेस अभी हमने पढ़े? अभी हमने 3 पढ़े, टोटल कितने फेजेस हैं? 5। वो प्रोफेज 1 के पैकेटीन में ट्रैप होते हैं, यानी उस फेज में, जिस फेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वो पैकेटीन में जो है वो ट्रैप हुए हुए होते हैं। अब जरा इधर देखिएगा, उसने आपको क्या कहा है? पैकेटीन में लास्ट फॉर डेज, वीक्स और इवन ईयर्स। यहां पर आप लिख सकते हैं कि द एग्स ऑफ फीमेल आर, ये देखिए यहां मैं सेंटेंस लिखता हूं, द एग्स
of newborn female are trapped in pectin of prophase 1. Prophase 1. प्रोफेज 1 के पैकेटीन में ट्रैप्ड होते हैं, यानी कि अगर एक फीमेल 12 साल या 15 साल की उम्र में वो इस तरह की उसमें आती है, या 17 साल की उम्र में वो इस फेज में आती है कि वो नाउ शी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो इतने अरसा जो फॉलिकल ट्रैप्ड है वो ट्रैप की ट्रैप ही है। 17 साल किसमें ट्रैप्ड है? पैकेटीन में ट्रैप्ड है। वो वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे वो कब बढ़ेंगे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जब तक पिट्यूटरी से एफएसएच नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो इतना इतना अरसा ट्रैप्ड रह सकते हैं किसमें? पैकेटीन में। और इसका नुकसान भी बड़ा होता है। इसका नुकसान जो है ना वो 20 से 30 साल की उम्र में इतना ज्यादा नहीं होता, 30 से 35 साल की उम्र में थोड़ा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? क्रोमोसोम टूटने लगते हैं, या क्रोमोसोम टूटने लगते हैं या उनमें वो जो मैंने आपको बताया था ना 2n+1 क्रोमोसोमल एबरेशन, ऑटोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी वाला जो केस मैंने आपको बताया था ऑटोप्लॉइडी वाला, वो आ जाता है कि क्रोमोसोम टूटने लग जाते हैं। एक जगह पर एक क्रोमोसोम आना था वो उधर नहीं गया, दूसरी जगह चला गया। तो वो केसेस में आप लोगों को, इसलिए ये बात बड़ी एम्बिगुअस सी बता रहा हूं कि ये आगे आने वाला टॉपिक ना, और आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये अब बताऊंगा कि जितना लंबा अरसा ये पैकेटीन में ट्रैप्ड रहेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, दो फेजेस हैं बहुत क्रिटिकल। एक फेज है जिसको आपने नाम दिया है जाइगोटीन, जिसमें पेयरिंग हुई है। दूसरा फेज है पैकेट, जिसको आपने नाम दिया पैकेटीन। इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई है और क्रोमोसोम्स ने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो नेक्स्ट फेज आता है बेटा, इसमें देखिएगा, इसके अंदर अब जो क्रोमोसोम्स हैं, या यूं कह लीजिए कि अब इसके अंदर जो है वो जिस फेज को आप नाम देते हैं डिप्लोटीन का, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर के बाद मूविंग अवे, ये अब अवे मूव करेंगे। जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू होंगे। मतलब ये कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो उसके बाद उनके ऊपर से ना असल में प्रोटीन हट जाती है। ये देखिए, सॉरी एक मिनट, अब ये जो है इसमें क्या सिचुएशन होगी वो जरा देख लेते हैं। जो हमने कहा था कि इसमें जो है वो पेयरिंग हो गई है और उन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं, उसके बाद अब क्या होगा कि इनके जो ये एक एक करके एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होंगे। जैसे ये है ना ऐसे, तो अब ये इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, इस जगह से जुड़े होंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगहों से अभी जुड़े हुए हैं ऐसे, अभी ये जुड़े हुए हैं लेकिन ये सेपरेट होना शुरू हो गए हैं, मूव अवे होना स्टार्ट हो गए हैं। और अब इनकी जो है वो इनको सेपरेट करने के लिए मजीद एहतमाम भी करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने यहां पर बनाया था ना, ये देखिए, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये हमने इनको एक दूसरे के ऊपर इसलिए बनाया था क्योंकि हमने चारों क्रोमैटिड्स में वो करवानी थी ना क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, अब ये एक दूसरे से अवे मूव कर गए हैं। अब ये क्योंकि अवे मूव कर गए हैं लिहाजा अब इनकी सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। डिप्लोटीन में वो क्या कहता है, द पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर एंड बिगिन टू सेपरेट, सेपरेशन हाउएवर इज नॉट कंप्लीट। हाँ, ये देखिए, ये अभी कंप्लीट नहीं होती और जो है वो कियास्मेटा के पॉइंट से अभी ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो डायकाइनेसिस है, अब आइए नेक्स्ट फेज में। ठीक है, ये तो अभी डिप्लोटीन में अपने कियास्मेटा के पॉइंट से जुड़े हुए हैं, अभी ये मुकम्मल सेपरेशन नहीं हुए। मतलब ये कि आप कह लीजिए कि नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, लेकिन जो है वो बहरहाल ये मूव अवे करना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट फेज आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हैं डायकाइनेसिस। जो डायकाइनेसिस है उसके अंदर वो वाले फीचर्स आते हैं जो प्रोफेज के असल में फीचर्स होते हैं। कौन से? गौर कीजिएगा, ये देखिएगा, इसमें अब वो कैरेक्टर्स आएंगे जिसमें आप कहेंगे कि नंबर 1
न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी हुई है बाहर ना, जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो आपको नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। हालांकि ये स्पिंडल फॉर्मेशन आमतौर पे किस में होती थी, याद है कुछ किसी को? स्पिंडल फॉर्मेशन किस में होती थी? स्पिंडल फॉर्मेशन असल में G2 में हो चुकी होती थी, G2 में स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी होती थी। और उसके बाद जो है वो ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज। बेसिकली डायाकाइनेसिस के एंड पे और मेटाफेज 1 के स्टार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो चुकी होती है, खत्म होना, ठीक है। और उसके अलावा आपको अच्छे तरीके से पता है कि स्पिंडल बनना जरूरी है। आमतौर पे स्पिंडल बनते थे किसमें? आमतौर पे स्पिंडल बनते थे G2 में। लेकिन अब आप देखिए कि इसके एंड पे यहां पर ये लिखना जरूरी है, गौर कीजिएगा, यहां ये लिखना जरूरी है कि इसके एंड पे जाकर जो इस फेज के डायाकाइनेसिस के फेज के एंड पे जाकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होती है। यानी आप यूं कह लीजिए कि आप इन सब को अब जो है वो रिमूव कर सकते हैं। स्पिंडल बनाएंगे आप यहां पर, स्पिंडल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये एस्ट्रल हो गए, ठीक है। यहां पर ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आप बनाएंगे जो कि स्पिंडल बनाते हैं, ऐसे स्पिंडल। और अब देखिएगा, गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क आने वाला है जो आप लोग उसमें माइटोसिस से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स हैं जो अभी भी एक एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ये देखिए ऐसे एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। ये पूरे सेल में यहां पर एक्सपेंडेड हैं, इस जगह पर फैले हुए हैं सेल के अंदर, और एक दूसरे से अलहदा जरूर हुए हैं, लेकिन अभी किसी ना किसी एक पॉइंट से सारे के सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और इनको अब सेपरेट करवाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो बेटा ये जो सिचुएशन है ये आपको एट द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस और एट द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज 1 आपको मिलेगी। यानी क्रोमोसोम पेयर होके सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद उनकी एक्सट्रीम सेपरेशन जो है वो कहां पर हुई? वो डायाकाइनेसिस में हुई, और डायाकाइनेसिस के एंड पर अब आपको जो है वो और मेटाफेज 1 के स्टार्ट में आपको अपने सेल की सिचुएशन कुछ इस तरह से नजर आएगी, और जो क्रोमोसोम है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से अलहदा हो चुके होंगे, ठीक है जी बेटा। ये क्लियर है? ये पॉइंट जरा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी जरा आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये क्लियर है कि नहीं है। देख लीजिए एक दफा आराम से, उसके बाद फिर इसको डिस्कस। जी सॉरी अवैस, दोबारा बता दूं? यस सर। अच्छा, असल में ना डायाकाइनेसिस जो है ना वो अब है सेपरेशन वाला। डाया का मतलब होता है टू पोल्स पे ना सेपरेशन। ये एक ऐसा फेज है जिस पे अब कंप्लीट सेपरेशन होने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों को कल ये बात बताई थी कि ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था ना, तो अभी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नहीं आए। इनको कंप्लीटली सेपरेट किसने करना है? दे विल बी कंप्लीटली सेपरेटेड बट बाय काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जब आएंगे तो ही वो इनको कंप्लीटली सेपरेट करेंगे। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि उससे पहले पहले इनकी सेपरेशन होगी, लेकिन पार्शियल सेपरेशन होगी। ये और एक तो ये सेपरेट होंगे, ये सेपरेशन का फेज है। जैसे यहां पर इनका एक एक आर्म, यहां पर देखिए ना, इस जगह पर अगर आप इसको मैग्नीफाई करते हैं तो ये सेपरेट हुए हैं, लेकिन ये कितने को सेपरेट हुए हैं वो भी आपके सामने है कि इनका एक एक आर्म अभी भी जुड़ा हुआ, एक एक क्रोमेटिड से ये अभी भी जुड़े हुए हैं। ये ऐसे है, एक एक क्रोमेटिड से ये अभी भी जुड़े हुए हैं। ये किसमें है? ये है डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन के बाद जब नेक्स्ट फेज आएगा तो उसमें ये अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ सर्टेन पॉइंट से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भी इनकी सेपरेशन कंप्लीटली नहीं हुई। मैंने जिस तरह कहा कि सेपरेशन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के जरिए होगी, लेकिन थोड़े थोड़े सेपरेट हो गए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस यहां पर काम हुआ है वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है। यहां तक आते आते स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है जो अभी तक हमने शो नहीं करवाई थी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो है, ये पहला है, ये दूसरा है,
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो है कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया, जिसकी वजह से अब यहां पर जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, अब यहां पॉसिबिलिटी आ गई है, जब तक न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इससे नहीं जुड़ सकेंगे। अब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर कर दिया है, अब अगले फेज में आकर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे इससे। डायाकाइनेसिस के एंड पे और मेटाफेज 1 के स्टार्ट में सिर्फ यही हुआ, ये बात ध्यान में रखिए। मेटाफेज एंड जब मिडल में पहुंचेगा तब ये इवेंट होना है, वो बाद की बात है। लेकिन मेटाफेज 1 के स्टार्ट में और डायाकाइनेसिस के एंड पे आपको सेल इस तरह का दिखेगा, जिसमें सेपरेशन हो चुकी होगी काफी हद तक, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो चुका होगा, स्पिंडल बन चुका होगा। जी बच्चे, और कोई अब प्रॉब्लम? अच्छा चलें। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अब आप देखते हैं मेटाफेज 1 स्टार्ट हो। मेटाफेज 1 में अब जो इंपॉर्टेंट बात है ये देखिए, एंड द काइनेटोकोर फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर एट द होमोलोगस। अब आइए मेटाफेज 1 स्टार्ट करवाते हैं। जो मेटाफेज 1 है अब उसको जो है वो उसके जो जलवे हैं अब वो होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाँ भैया, वैसे तो क्लियर हो गया था। यस सर, हो गया था क्लियर। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 जो है उसके मिडल में हम अब मिडल डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बिगिनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी बिगिनिंग हमने जो डायाकाइनेसिस के एंड पे ही उसकी बिगिनिंग स्टार्ट कर ली थी। अब मिडल में आकर क्या होगा कि आपके जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो इसके साथ आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब बेटा जरा एक लम्हे को रुक कर गौर कीजिएगा, माइटोसिस में इस जगह पर क्या होता था। ये है वो पॉइंट जिसकी वजह से असल में वो होती है, रिडक्शन होती है। माइटोसिस में इसी फेज में दरमियान में कितने टोटल क्रोमोसोम अरेंज होते थे बेटा? 46 टोटल होते थे, और 46 को दोनों तरफ से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आकर ग्रैब कर लेते थे ऐसे, ठीक है, ये और ये। तो इधर जो है एक एक इधर चला जाएगा, एक एक इधर चला जाएगा। अब ये 46 डुप्लीकेटेड है, तो एक्चुअली सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें कितने हैं? क्रोमेटिड्स इसमें 92 हैं। तो जब ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अवे मूव करेंगे तो आप 92 क्रोमेटिड्स को जो है वो डिवाइडेड बाय 2 करें, 92 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितने क्रोमेटिड्स चले गए? 46 इधर चले गए, 46 इधर चले गए। यहां दरमियान में कितने अरेंज हैं? बाइवेलेंट। क्या बात हुई थी हमारी? दरमियान में कितने बाइवेलेंट हैं? 23। यहां पर दरमियान में 23 बाइवेलेंट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जब ये सेपरेट होंगे तो 23 इधर आएंगे, 23 इधर आएंगे, ठीक है। अभी इनको सेपरेट नहीं करना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मिडल में आकर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इनके साथ आकर जुड़ जाएंगे। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर मैंने बनाए हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर मिडल ऑफ मेटाफेज 1 में आकर इनके साथ आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। ले जी, ये एक और बात हो गई। अब इसके बाद जो है वो आ जाता है एनाफेज 1। इसके बाद जो है वो अब आएगा एनाफेज 1, और वो फेज जो है वो आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बता देगा कि असल में यहां पर हुआ क्या है, यहां गुजरी क्या है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बता देगा जी। एनाफेज 1 की बिगिनिंग मेटाफेज 1 के एंड पे कह लें आप, एंड से शुरू होगा ये काम, ठीक है, और इसकी बिगिनिंग में ये शुरू होगा। और सिलसिला क्या बनना है जरा देखिएगा, ये जो आपके पास पूरा सेल है इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये देखिए, ये अब अपने जिस जगह से ये जुड़े हुए थे उससे ये अलहदा हो जाएंगे। अब ये एंड पर नहीं पहुंचे,
लेकिन जिस जगह से ये जुड़े हुए थे उस जगह से ये अलहदा हो जाएंगे। और जो है वो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस तरह हमने कहा कि दरमियान में 23 बाईवेलेंट है, तो उन 23 बाईवेलेंट को आप जब सेपरेट करेंगे तो 23 बाईवेलेंट को सेपरेट करने से एक पोल पर 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आएंगे, दूसरे पोल पर 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहां पर 23 डुप्लीकेटेड आ रहे हैं, यहां पर 23 डुप्लीकेटेड आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं 23 आ रहे हैं लेकिन डुप्लीकेटेड है। लेकिन इस फेज को आप फिर कहते हैं रिडक्शन फेज। ये वो फेज है जो रिडक्शन फेज है, यानी अब यहां पर क्रोमोसोम की जो अमाउंट है वो हाफ हो गई है। मैंने आपको बताया था कि जब क्रोमोसोम का फ्यूजन पॉइंट सेम होगा तो वो क्रोमोसोम जल्दी से बताइएगा, जब फ्यूजन पॉइंट सेम होगा तो वो क्रोमोसोम जल्दी 1 कंसिडर होगा जी, जब फ्यूजन पॉइंट एक होगा तो वो क्रोमोसोम सिंगल कंसीडर होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमेटिड्स दो होते रहे, ये क्रोमोसोम एक है। अगर यहां पर बाईवेलेंट 23 है तो ये और इसको आप एक क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां टोटल इस पोल पे कितने क्रोमोसोम आना शुरू हो रहे हैं 23, इस पोल पे कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं 23। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये क्रोमोसोम अपने पोल्स पर पहुंचेंगे तो इस पोल पे 23 क्रोमोसोम होंगे, इस पोल पे 23 क्रोमोसोम होंगे। इस वजह से आप इसको कहते हैं रिडक्शन फेज, यानी 46 से अब क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, हाफ हो गए। इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शन कहा जाता है, ये रिडक्शन करती है। ठीक है, ये है उसकी रीजन। अब यहां से एनाफेज 1 जो है, जो एनाफेज 1 है उसमें ये सेपरेट हो गए, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं। अब आइए टीलोफेज 1 पे। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये इसका लास्ट टेक्निकल पॉइंट था बेटा, ये जो हमने कहा है ना 23 एक तरफ आ रहे हैं, 23 एक तरफ आ रहे हैं। और अगर किसी को ये नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि ये इसका लास्ट टेक्निकल पॉइंट है। इसके बाद बहुत सिंपल है। 23 बाईवेलेंट दरमियान में थे। ठीक है, आपने 23 बाईवेलेंट में से 23 को एक तरफ से पकड़ा, 23 को दूसरी तरफ से पकड़ा। ठीक है, दरमियान में 23 बाईवेलेंट थे, आपने 23 को एक तरफ से पकड़ा, 23 को एक तरफ से पकड़ा और पीछे को खींचना शुरू किया। इसका मतलब है अगर आपने यहां से 23 को पकड़ा, यहां से 23 को पकड़ा और अवे मूव करना शुरू किया तो दोनों पोल्स पे बाईवेलेंट हाफ होकर आ रहे हैं। कितने बाईवेलेंट थे, 23। बाईवेलेंट को हाफ भी कर लेंगे आप तो वो 23 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों पोल्स पर 23 क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर मौजूद होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए टीलोफेज 1 पे। टीलोफेज 1, अब जो टीलोफेज 1 है उस पे जो सिचुएशन होगी उसको भी जरा देखिएगा। आपको यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो टीलोफेज 1 है उसमें, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया, टीलोफेज 1 में जो काम शुरू हो चुका होता है जी, टीलोफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहां पर ऐसे बनाऊं, ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पर पहुंच गए हैं। और जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो इनके इर्द गिर्द, आपको पता है कि ये रिवर्स होता है। किसका रिवर्स होता है, ये प्रोफेज का रिवर्स होता है। ठीक है, यानी इनमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है अपीयर होना। ठीक है, और न्यूक्लियोलस मोस्टली जो है वो बनता है, नहीं बनता वो एक अलग बात है। लेकिन अब इसमें जो है वो, और उसके अलावा इसमें साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुकी होती है। एट द एंड ऑफ टीलोफेज साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुकी होती है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स। जो यहां गौरतलब पॉइंट है सिर्फ एक, वो है कि जो सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं और ये जो 2 न्यूक्लियस हैं इनके अंदर ये साइटोकाइनेसिस यहां से स्टार्ट होगी, यहां से सेल में डिप्रेशन शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इन्होंने मिल जाना है, दोनों सेल्स अलग होंगे। ठीक है,
तो जो यहां पर असल क्रिटिकल पॉइंट है समझने का वो ये है कि बेटा इस पोल पे 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आए हैं और इस पोल पे 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोफेज 1 है उसमें सेल हाफ हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे है बेटा, अगर आप इसको कंप्लीटली करेंगे तो ये आपके पास एक सेल था, उस सेल की आफ्टर मियोसिस 1 यानी M1 के बाद उस सेल में सिचुएशन कुछ ऐसे हुई है कि अब वो 2 सेल बना चुका है आफ्टर साइटोकाइनेसिस, और ये जो 2 सेल इसने बनाए हैं इसमें 23 इधर हैं और 23 डुप्लीकेटेड इधर क्रोमोसोम है। दिस इज द एंड ऑफ मियोसिस 1। जी बच्चे, क्लियर है? अच्छा एक बात आपको मैं बताता हूं, नेक्स्ट जो मियोसिस है ना, मियोसिस 2, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, लेकिन माइटोसिस में जो मेटाफेज प्लेट है उस पे टोटल कितने क्रोमोसोम जमा हो रहे? माइटोसिस की बात हो रही है, कितने डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आ रहे हैं माइटोसिस में? 46. जी 46। मेटाफेज जो माइटोसिस 1 सॉरी माइटोसिस 1 कह रहा हूं, जो माइटोसिस है उसमें जो मेटाफेज प्लेट है उस पे टोटल क्रोमोसोम आ रहे हैं 46। मियोसिस 2 में कितने आएंगे? 23. शाबाश। मियोसिस 2 में ये जो मेटाफेज प्लेट है ना उसमें 23 आएंगे। इधर देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। जब माइटोसिस है, ये मैंने माइटोसिस की एग्जांपल दी ना आपको, माइटोसिस में दरमियान में 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आते हैं और उनको आप अलग-अलग कर लेते हैं। लेकिन मियोसिस 2 को हम कह रहे हैं मियोसिस 2 को हम कह रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, मियोसिस 2 की बात हो रही है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। लेकिन फर्क कहां आ रहा है? माइटोसिस में इधर 46 जमा होते हैं और मियोसिस 2 में मेटाफेज प्लेट पर 23 क्रोमोसोम सेट होंगे। इसका क्या मतलब है? माइटोसिस की निस्बत, हुई मुझे टाइम गुजरने का पता नहीं लगा। चलें इसको कल डिस्कस करेंगे। सॉरी, आप लोग पहुंचिए। अल्लाह हाफिज।